नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रेवाड़ी से सामने आई है। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लगी। सब स्टेशन में आने वाले गांवों की बत्ती गुल हो गई। बुडौली सब स्टेशन का यह पूरा मामला है। ऐसे में लोगों को, आम जनता को जो है वह तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, अपना तापमान लगातार बढ़ाती जा रही है और ऐसे में बिजली गुल होना बड़ी मुसीबत का सबब बन गई। बुडौली सब स्टेशन का यह पूरा मामला है, जहां पर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आग लगने से सब स्टेशन के आसपास के इलाकों में बत्ती गुल हो गई और रेवाड़ी की यह पूरी खबर आपको बता रहे हैं। सब स्टेशन में आने वाले गांवों की बत्ती गुल हो गई। बुडौली सब स्टेशन का यह पूरा मामला है। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लग गई अचानक से। सब स्टेशन में आने वाले गांवों में बत्ती गुल हो गई और ऐसे में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। गर्मी अपना सितम ढा रही है और इस बीच बत्ती गुल होना बेहद परेशानी का सबब हो जाता है। सब स्टेशन में अचानक से आग लग गई ट्रांसफार्मर में, जिसके चलते आसपास के गांवों की बत्ती गुल हो गई। ऐसे में तमाम तरह की परेशानी जो है वहां के लोगों को उठानी पड़ रही है। हालांकि अधिकारी वहां पर पहुंचकर लगातार मामले की जांच कर रहे हैं और ऐसे में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बत्ती जो है वह गांवों तक पहुंचे। लेकिन इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रेवाड़ी से सामने आई है। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लगने से आसपास के गांवों की बत्ती गुल हो गई है। सब स्टेशन में आने वाले गांवों की बत्ती गुल हो गई। ऐसे में लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ा। लगातार बत्ती गुल होने के कारण तमाम तरह की परेशानियां जो है वहां के लोगों को झेलनी पड़ी। तो इस वक्त की अब बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सब स्टेशन में आने वाले गांवों की बत्ती गुल हो गई। ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी, जिसके चलते आसपास के गांवों में बत्ती गुल हो गई। तो बुडौली सब स्टेशन का यह पूरा मामला है। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लगातार जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए शॉर्ट सर्किट का अनुमान लगाया जा रहा है गर्मी के चलते। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धू धू करता हुआ ट्रांसफार्मर जल रहा है और ऐसे में आसपास के गांवों की बत्ती गुल हो गई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रांसफार्मर में आग लगी है। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में यह आग लगी है। लगातार प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं आग बुझाने के और ऐसे में आग लगने के चलते आसपास के गांवों की बत्ती जो है वह गुल हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद लोग लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार बढ़ती गर्मी के बीच, तापमान में लगातार बढ़ोतरी के बीच अभी तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते, बढ़ती गर्मी के चलते जो है ट्रांसफार्मर में आग लगी है। हालांकि लोग लगातार फायर ब्रिगेड आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द तमाम जो भी कनेक्टिविटी कट हुई है उसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। लगातार कार्य किया जाएगा इस पर। लेकिन जिस तरह से ये आग लगी, आसपास के गांवों की बत्ती गुल हो गई ऐसे में और गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र से पहले बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लगाया गया नियम 134A हटा लिया है। यह नियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए फायदेमंद था। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटों पर इस वर्ग से संबंधित बच्चों को प्रवेश मिलता था। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से 28 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। अब यह नियम सिर्फ नर्सरी और खत्म कर दिया गया है कहीं ना कहीं। और साथ ही आपको बता दें कि इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटों पर इस वर्ग से संबंधित बच्चों को प्रवेश मिलता था। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से 28 मार्च को अधिसूचना जारी की गई। अब यह नियम सिर्फ नर्सरी और कक्षा 1 क्लास के बच्चों के लिए ही लागू होगा। तो देखिए लगातार अभिभावक जो हैं वह
सरकार से मांग कर रहे थे 134A के तहत बच्चों का दाखिला किया जाए, लेकिन अब जो निर्णय निकलकर सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने स्कूल प्रशासन का पक्ष रखते हुए यह नियम हटाया है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब यह नियम सिर्फ नर्सरी और कक्षा 1 क्लास के बच्चों के लिए ही लागू होगा, यानी कि सरकार ने नियम 134A को खत्म कर दिया है। अब निजी स्कूलों में नहीं होगा फ्री में दाखिला। निजी स्कूल में 10% सीटें होती थी फ्री इससे पहले। तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और जो कैथल से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कैथल से, परिवहन मंत्री के दिखे कड़े तेवर। मूलचंद शर्मा ने पटवारी को किया सस्पेंड। कलायत के पटवारी अशोक कुमार पर गिरी गाज। कष्ट निवारण समिति में लिया है ये एक्शन। भाषा और लहजा ठीक ना होने के चलते यह एक्शन लिया गया है। तो परिवहन मंत्री एकदम सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जहां पर उनके कड़े तेवर नजर आए। ऐसे में उन्होंने पटवारी को सस्पेंड कर दिया। कष्ट निवारण समिति में यह एक्शन लिया गया। भाषा और लहजा ठीक ना होने के चलते यह एक्शन लिया गया है। इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। परिवहन मंत्री काफी कड़े तेवरों में दिखे। लहजा ठीक ना होने के चलते उन्होंने यह निर्णय लिया और ऐसे में लगातार उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं यह संदेश दिया है कि कार्य के समय, काम के समय इस तरह के तेवर जो है वह बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो परिवहन मंत्री के कड़े तेवर उस बैठक में दिखे। अशोक कुमार पटवारी जब वो उसके पास गया तो उन्होंने जो भाषा का प्रयोग करा और एक कर्मचारी को भाषा का प्रयोग ठीक करना चाहिए। और भाषा कोई मंत्री जो ग्रीवेंस लेता है उसके कोई नपायत रहेगा, कोई मंत्री हो कोई विधायक हो, उसका सम्मान करना चाहिए। और सम्मान के लिए जब कोई बात सुनी जाए, जब कोई कहता है कि ऐसी मीटिंग चलती रहती है जो सरकार को सरकार नहीं मानता हो, तो अधिकारी को तो सस्पेंड ही करना जरूरी है। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना की शुरुआत कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पोर्टल लॉन्च करके की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने पोर्टल लॉन्च करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा के बागवानी सब्जियों की कृषि करने वाले किसानों के लिए सीएम बागवानी योजना शुरू की है। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जो किसानों की चिंता करता है। बागवानी के किसानों के जोखिम को भी सरकार ने योजना के माध्यम से अपने ऊपर लेने का फैसला किया है। बड़ा खुशी का मौका है कि हरियाणा के बागवानी सब्जियों की कृषि करने वाले किसानों के लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की पोर्टल शुरू कर दिया है और हरियाणा पहला प्रदेश होगा जो किसानों की इतनी चिंता करता है। बागवानी और फलों की जो कृषि करते हैं उन किसानों के जोखिम को भी सरकार ने योजना बना करके अपने ऊपर लेने का फैसला किया है। हमने अपने विभाग के अंदर ये योजना बनाई है और इस योजना के अंदर ट्रस्ट मोड में हमने पैसा भी डाल दिया है और 40,000 रुपये तक का बीमा किसान को सिर्फ 1,000 रुपये देना पड़ेगा। जितनी उसकी फसल खराब होगी 50% होगी तो 50% उसको। तो देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई की बात की जाए
तो रेट 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के रेट 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। शतक पार कर चुके हैं कई राज्यों में और शतक से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। महंगाई का डेली डोज जारी है। हम आपको अलग अलग राज्यों की ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल डीजल के क्या दाम है। दिल्ली की बात की जाए तो 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर है पेट्रोल, वहीं डीजल जो है वह 93 रुपए 7 पैसे। मुंबई की बात की जाए तो 116 रुपए पेट्रोल 72 पैसे है, वहीं डीजल 100 रुपए 94 पैसे। कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में जो रुपए 111 रुपए और 35 पैसे पेट्रोल पहुंच गया है, वहीं 96 रुपए 22 पैसे डीजल है। चेन्नई की बात की जाए तो 107 रुपए 45 पैसे पेट्रोल है, वहीं डीजल जो है 97 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। भले ही शतक बनाने में क्रिकेटर विराट कोहली पीछे रह रहे हो, लेकिन जिस तरह से अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है वह शतक पार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने आपको अलग अलग राज्यों के दाम बताए जहां पर 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। तो देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। जहां कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश के जिला मुख्यालय के ऊपर बढ़ती महंगाई के विरोध के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी आया, देश में महंगाई आया। आज हर चीज महंगी, खाद्य वस्तुएं महंगी, दूध का सामान महंगा, लगातार पेट्रोल डीजल के अंदर बढ़ती बढ़ोतरी, और यहाँ तक कि गैस सिलेंडर में 50 रुपए तो कोई गैस के अंदर बढ़ोतरी। जबकि 5 राज्यों के अंदर जब विधानसभा चुनाव थे, मोदी साहब ने वायदा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था, हमारी सरकार लाइए, हमें वोट दीजिए, हम आपको हर घर के अंदर एक मुफ्त गैस सिलेंडर का देंगे। मगर मुफ्त गैस सिलेंडर तो देना दूर की बात, 50 रुपए आज तो कोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम इस सरकार। तो देश में बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। उसी कड़ी में आज अंबाला छावनी के सदर बाजार में कांग्रेस ने धरना दिया। कांग्रेस ने खाली गैस सिलेंडर और खाली पीपो को लेकर धरने पर बैठे, तो वही महिलाओं ने भी खाली पीपो को बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि धरना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में होना था, लेकिन शैलजा के धरने पर न पहुंचने के कारण मुलाना के विधायक वरुण ने इसका नेतृत्व किया। बहुत बड़ा उन सबका सभी महंगाई मुक्त भारत ये देश की जनता चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ी थी कि वो आम जन के लिए अच्छे दिन लेकर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जनता चाहती है कि हमें महंगाई मुक्त भारत चाहिए और उनकी आवाज को गुंजवाने के लिए हम आज सड़कों पर बैठे। कुमारी शैलजा ने आना था, नहीं आ पाई। हाँ, उनका रात को फोन आया था, वो आना चाहते थे, उनकी तबीयत खराब हो गई तो इसलिए वो नहीं आ पाए। मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि आप संभालिए। जी हाँ, पूरे देश में भी प्रदेश में भी हर स्तर पर ये कार्यक्रम अब चलते रहेंगे जब तक कि आम जन को आराम ना मिले। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि कहा गया था कि एक देश होगा एक टैक्स होगा, जीएसटी लागू किया गया था, लेकिन आज भी वैट लगा हुआ। सदन में विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो हमें बताया गया कि डीजल पर तो 0.4% वैट घटाया गया, 16.4 से 16 किया गया है, 0.4%। और जो जहाज में डलने वाला तेल है, एटीएफ जिसको बोलते हैं, उसको 21% वैट लगता था, अब 1% कर दिया गया।
तो कैथल में संघ प्राइवेट स्कूलों के अनाप शनाप फीस वसूलने के विरोध को लेकर अभिभावक बच्चों समेत लघु सचिवालय में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। इतना ही नहीं, बच्चे और अभिभावक परिवहन मंत्री से मिलने की जिद कर रहे थे। हालांकि इस दौरान परिवहन मंत्री ने अभिभावकों की सुनवाई भी की। वहीं इस दौरान जब अभिभावक उग्र होते दिखे तो मजबूरन पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर अभिभावकों को एक तरफ कर दिया, जिसके बाद मंत्री अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हुए। तो यमुनानगर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर नगर निगम मेयर और कमिश्नर को अपनों ने ही घेर लिया। जानकारी के मुताबिक निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की कई तरह की योजना निकाली थी, जिसके बाद सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने पिछले 10 वर्ष का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया। लेकिन अब फिर से पिछले 10 वर्षों का बकाया टैक्स मांगा जा रहा है। निगम ने अब फिर से पेट्रोल पंप मालिकों को 15 से 30 लाख तक के प्रॉपर्टी टैक्स भरने के नोटिस जारी कर दिए हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। इस पर नगर निगम के मेयर मदन चौहान का कहना है कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है। हालांकि इस मामले में कुछ कंफ्यूजन है, जिसे दूर किया जाएगा और पूरे प्रदेश के नगर निगम में लागू निर्णय को इस निगम एरिया में भी लागू किया जाएगा। हमारी जो समस्या है वो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है। सारे हरियाणा में जो पेट्रोल पंप जो लगे हुए हैं, चाहे किसी भी कंपनी का है, 11 निगम है। 11 निगमों में कारपेट एरिया पर टैक्स लिया जा रहा है और कारपेट एरिया में हमारे पास गाइडलाइन भी, अगर आप बाद में कहोगे तो हम आपको दे भी देंगे। हमारे पास हरेरा की है, हमारे पास जो गवर्नमेंट का खुद हरियाणा गवर्नमेंट का वो है, कारपेट एरिया कहना जाता है। वॉल टू वॉल जो बिल्डिंग बनती है वो इवन लेंटर का जो सज्जा वो भी काउंट नहीं होता। लेकिन यहाँ मतभेद क्या हो रहा था कि भाई हमें जो है वे पूरा टोटल एरिया कवर करेंगे और उसका उन्होंने 25-30 लाख रुपया जो है नोटिस भेज दिया। जहाँ तक ये निगम का सवाल है तो ये बिल्कुल धक्का और जबरदस्ती हो रही है हम पेट्रोल पंप मालिकों के साथ। जो अभी ये स्कीम आई हुई है 31 मार्च 2022 तक, इन्होंने एक लेटर जारी किया हुआ है सभी के लिए कि आप बिना 31 तारीख तक अगर अपना टैक्स चुकाता है कोई भी आदमी तो वो उस पर ब्याज और पेनल्टी माफ हो जाएगी। इसी तरह की सेम स्कीम इनकी 2019 में भी आई थी, जिसमें हमारे पेट्रोल पंप के डीलरों ने, इवन मैंने भी 2019 में इनको चिट्ठी लिखी फरवरी में कि हमारा कितना टैक्स बनता है, हम उसको जमा कराना चाहते हैं। इन्होंने हमारे को पिछले 10 साल का कैलकुलेट करके कि आपका इस दर से इतने रुपए बनता है वो हमने जमा करा दिया, यानी 31 मार्च 2019 तक का खुद मेरा जमा कराया हुआ है। इसी तरह और डीलर भी जो थे हमारे, उन्होंने 2020 तक जमा कराए हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, पिछले साल 2021 में लोगों के पास 15 लाख से और 50 लाख तक के नोटिस भेज दिए हैं कि आपका 12 साल 10 साल का पिछला और अब 12 साल हो गए हैं कि ये इतना असली और इतना ब्याज बनता है और ये आप जमा कराओ, नहीं तो आपके पंप सील कर दिए जाएंगे। हम बार बार इनके अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कि आपने जब हमारे को नो ड्यूज दे दिया था, हमने पैसे सारे दे दिए थे, तो हमसे दोबारा क्यों मांगे जा रहे हैं। इनका वर्बली जवाब ये है कि वो पैसा हमारे से गलती से लिया गया। अभी 2013 में नोटिफिकेशन आई है, उसके आधार पे लेंगे हम। तो इनके और हमारे बीच में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है। सुपर एरिया और जो बिल्टअप एरिया है कारपेट एरिया, उसका थोड़ा सा इशू है। हमने इनको आश्वासन दिया कि जो पूरे प्रांत में टैक्स सिस्टम जो लिया जा रहा है बाकी शहरों में वही आपसे लेंगे, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सारे हमारे लोग परिवार के लोग हैं, जो नियम सरकार का वही यहाँ लागू होगा। सर इसमें कहा जाए कि हरियाणा का नियम लगा और सिर्फ यमुनानगर निगम का वो सारी कराने लग रहे हैं। कोई निगम यमुनानगर अलग नहीं है, जो बाकी कॉर्पोरेशंस में वही यहाँ हमसे लेंगे। एक सिंपल सी बात है, कल हम मेयर कमिश्नर साहब बैठ के डिसाइड कर लेंगे। लेटेस्ट जो प्राइवेट कंपनी जिसको इन्होंने ठेका दिया हुआ था, उनकी थ्रू अभी इसी साल के नोटिस है 2022-23 असेसमेंट ईयर है और इसके अंदर भी कैलकुलेटेड एरिया और कारपेट एरिया अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे ये कारपेट एरिया लिखा है, ये कैलकुलेटेड एरिया है। कारपेट एरिया 2551 स्क्वायर फुट है, जो 2551 स्क्वायर फुट के हिसाब से 5.63 रुपये के हिसाब से ये बनता है 14,000 रुपये।
तो जब एक चीज जब इसके अंदर ये मेंशन्ड है कि कारपेट एरिया, तो इसका मतलब ये जो कंपनियां जो बना के गई, जिसको निगम ने हायर किया, क्या ये कंपनियां गलत हैं? इसका मतलब निगम के पैसे वेस्ट हुए जिन्होंने इनको ठेका दिया मेजरमेंट करने के लिए, और कोई मेजरमेंट नहीं हुई, इन्होंने पुराने डाटा उठा के। तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से है। बोर्ड परीक्षा में सामने आए 165 नकल के मामले। 3 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा की गई रद्द, 2 परीक्षा केंद्रों को शिफ्ट कर दिया गया है। 10वीं की परीक्षा में पकड़े गए हैं नकल करते छात्र। 3 परीक्षा केंद्रों की परीक्षाओं को रद्द भी कर दिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 165 नकल के मामले सामने आए हैं। हालांकि सरकार लगातार ये बात कहती हुई नजर आ रही थी, प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा था कि नकल रहित परीक्षा कराने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 165 नकल के मामले सामने आए हैं। बोर्ड परीक्षा के दौरान अपने आप में बड़ी बात है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा है, 2 परीक्षा केंद्रों को शिफ्ट भी कर दिया गया है। हालांकि 10वीं की परीक्षा में पकड़े गए हैं नकल करते हुए छात्र। 3 परीक्षा केंद्रों को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 165 नकल करते मामले सामने आए हैं। 2 परीक्षा केंद्रों को शिफ्ट कर दिया गया है। उस बीच 10वीं की परीक्षा में ये नकल करते हुए छात्र पकड़े गए। 3 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा जो है वह रद्द कर दी गई है। ऐसे में अपने आप में ये बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदेश सरकार नकल रहित बनाने की कोशिश लगातार कर रही थी, ऑफलाइन एग्जाम लंबे समय बाद हो रहे थे, और ऐसे में आपको बता दें कि लगभग काफी ज्यादा एक केंद्र बनाए गए थे जो निगरानी रख रहे थे, समीक्षा कर रहे थे केंद्रों की, परीक्षा केंद्रों की लगातार। उसके बावजूद भी 165 मामले नकल के सामने आए हैं, और ऐसे में नकल रहित बनाने का प्रयास लगातार सरकार कर रही थी, प्रदेश सरकार। और 165 नकल के मामले अपने आप में बेहद बड़ी संख्या है, मायने रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन काफी सख्त था, सरकार काफी सख्त थी। लगातार 144 धारा जो है, धारा 144 वहां पर लागू की गई थी। 200 मीटर की दूरी तक वहां पर कोई भी व्यक्ति, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। और ठीक उसी तरह तमाम बड़े अधिकारी जो है वह अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे थे, और तमाम केंद्र वहां पर समीक्षा के लिए बनाए गए थे, जो कि पूरा संचालन, जिस तरह से परीक्षा की प्रक्रिया जो हो रही है उस पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी कड़ी व्यवस्था के बाद भी 165 मामले नकल के सामने आना अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि प्रशासन, सरकार लगातार कार्रवाई करते हुए 2 केंद्रों से जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, और तमाम, माफ कीजिएगा, 3 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा को रद्द किया गया है, 2 परीक्षा केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक चलने वाली हैं। आज उनका पहला दिन है। रेगुलर के जो 3,32,909 विद्यार्थी आज ये परीक्षा देंगे, और हरियाणा ओपन के विद्यार्थी 31,720, कुल मिलाकर 3,64,629 विद्यार्थी आज इसी परीक्षा देंगे 1457 परीक्षा केंद्रों पर। पहले दिन की बात करें सर, नकल के कितने मामले थे, और आगे अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाती है क्या कार्रवाई बोर्ड की रहेगी? कल जो परीक्षा हुई, यानी पिछले दिनों हो चुकी है, 12वीं की पहली परीक्षा थी, उसमें स्वयं भी मैंने किया निरीक्षण, और हमारे बोर्ड के वाइस चेयरमैन, जॉइंट सेक्रेटरी सबने मिलकर के निरीक्षण किया, और उसमें 165 यूएमसी के केसेस बने, और 3 परीक्षा के अंदर रद्द किए गए, और 3 इन्विजिलेटर रिलीव किए। तो इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक मुट्रेजा जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रशासन, सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे थे नकल रहित परीक्षा करवाने के, और ऐसे में अगर वहां पर पुख्ता इंतजामों की बात की जाए तो कड़ी वहां पर व्यवस्था रखी गई थी, उसके बावजूद 165 मामले अपने आप में बड़े मायने रखते हैं। बिल्कुल बता दूं आपको कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन कल से किया गया था। हालांकि आज 10वीं की पहली परीक्षा थी, 10वीं का पहला पेपर आज जो है आयोजित किया गया था। आपको बता दूं कि कुल 3,64,939 परीक्षार्थियों ने आज की परीक्षा दी है, जिसमें से 1457 परीक्षा केंद्र थे जहां पर यह परीक्षा
आज करवाएगी। जिस प्रकार से हरियाणा गृह शिक्षा बोर्ड का कहना था कि नकल रहित परीक्षा करवाई जाएगी, उसी एवज में नकल पकड़ने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया था और जो नकलची थे, जिन लोगों ने नकल करने का प्रयास किया, जो नकल कर रहे थे, उन पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए 165 बच्चे ऐसे थे जिन्हें नकल करते हुए हरियाणा गृह शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने पकड़ा है। एक बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की है। हालांकि साथ ही आपको बता दूं कि इस प्रकार से कल 2 सेंटर ऐसे थे जिन सेंटरों के ऊपर लगातार जो छात्र थे वो न केवल बाहरी हस्तक्षेप था बल्कि आंतरिक भी हस्तक्षेप उनको हाथ चल रहा था, तो उनको जो है वहाँ सेंटरों को ही रद्द कर दिया गया। बिल्कुल दीपक, लगातार एक्शन प्रशासन लेता हुआ नजर आ रहा है। कुछ केंद्रों को शिफ्ट कर दिया गया है, साथ ही साथ कई केंद्रों की परीक्षा जो है वह रद्द कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।